नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम जून माह के सभी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शीतल उपाध्याय। छत्तीसगढ़ की मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम शीतल उपाध्याय है। वे राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड स्थित द पार्क साइट की निवासी हैं। शीतल को फाइनल में 25 प्रतिभागियों में से उन्हें विजेता घोषित किया गया है। इसके अलावा उन्हें फोटोजेनिक फेस 2021 अवार्ड भी प्रदान किया गया। जेसीआई रायपुर वामा कैपिटल की पूर्व अध्यक्ष रहीं शीतल उपाध्याय ने बताया कि 5 साल पहले 2016 में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता के टॉप 5 में उन्हें जगह मिली थी। छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए किस प्रकार की राजकीय सम्मान चिन्ह तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गमछा। छत्तीसगढ़ के कलाकारों, अतिथियों, बुद्धिजीवियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वागत करने के लिए राजकीय सम्मान चिन्ह गमछा तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के समावेश से निर्मित विशेष प्रकार का वेलकम गमछा तैयार किया जा रहा है। गमछा का फाइनल स्वरूप तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। यह एक प्रकार का राजकीय सम्मान चिन्ह गमछा है। इस गमछा से कलाकारों, बुद्धिजीवियों, अतिथियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों सहित सभा समारोह में अतिथियों और लोगों को स्वागत करने के लिए स्वागत चिन्ह के रूप में गमछा प्रदान किया जाएगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान इस राजकीय गमछा का अवलोकन किया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ वैध अस्पताल खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही वैद्य अस्पताल खोला जाएगा। यह अस्पताल रायपुर के पंडरी में बनाया जाएगा। इसके लिए पंडरी में एक भवन का चयन कर लिया गया है। इसके लिए राज्य में औषधीय पौधों की खेती भी की जाएगी। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस सीजन में 1 करोड़ औषधीय पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही औषधीय पौधों की खेती से किसानों को अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा लाभ होगी। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह राज्य में परंपरागत वैद्यों को प्रोत्साहन के लिए राजधानी रायपुर के पंडरी में जल्द ही वैद्य अस्पताल संचालित करने की योजना है। इससे लोगों को आसानी से इलाज की सुविधा भी मिल पाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव अनुसार ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को किस योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयुष्मान भारत योजना में। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव के अनुसार ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तिल्दा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित बेमता सरोरा में निजी क्षेत्र के मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से किसानों के लिए राज्य में 110 मेगा फूड पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। इस फूड पार्क से लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही 25,000 किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क किसानों की आय दुगनी करने में भी योगदान करेगा। इस मेसर से इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.50 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है। इसे मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पहले धमतरी जिला के बागोत में
मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क का संचालन किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैना धाकड़। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का नाम नैना धाकड़ है। वे बस्तर जिला के जगदलपुर के अंतर्गत एकटागुड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहेत्सो पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की वह पहली महिला बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनवर ढेबर को। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष अनवर ढेबर को बनाया गया है। वह अखिल धगट की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। बता दें कि अस्वस्थ होने के कारण अखिल धगट ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हाल ही में 19 जून को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किनके 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माधवराव सप्रे। 19 जून को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माधवराव सप्रे के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। अब हम माधवराव सप्रे के बारे में जानते हैं। माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1971 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत पथरिया ग्राम में हुआ था। वे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का बिलासपुर जिले के पेंड्रा रोड से 1900 में प्रकाशन किया था। यह 3 सालों तक प्रकाशित होता रहा। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र था। इसमें उनके संपादन में सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को 1908 में हिंद केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया तथा साथ ही हिंदी साहित्यकारों व लेखकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए नागपुर में हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित किए। उन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर कुसुम खेमानी को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार व भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर कुसुम खेमानी को वर्ष 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान वागर्थ पत्रिका के निरंतर प्रकाशन, भारतीय भाषा परिषद के माध्यम से हिंदी की अतुलनीय सेवा और साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित माधवराव सप्रे पर केंद्रित छत्तीसगढ़ मित्र के विशेष अंक का विमोचन भी किया। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8वां। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप 10 में पहला सर्वोच्च स्थान राजधानी भोपाल को प्राप्त हुआ है। वहीं दिल्ली को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ रायपुर को गुड गवर्नेंस के टॉप शहरों में भी रखा गया है। वहीं इस रिपोर्ट के तहत सुशासन के मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर स्कोर निर्धारित करने के लिए 4 मापदंड तैयार किया जाता है। इसमें जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून 2021 को।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया है। इस योजना के तहत यदि किसान धान के फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो उन्हें 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ यदि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा वाणिज्य के आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करने पर 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर व बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व बस्तर जिला में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना 3 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यहाँ छोटे व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषक संगठनों एवं स्व सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण संबंधित आवश्यक अधोसंरचनाएं, मशीनरी एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों के लिए एक उत्पाद का चयन किया गया है। इसमें चावल के प्रसंस्कृत उत्पाद, फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पाद, लघु वनोपज, मसाला फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद, चाय, गुड़, मछली एवं डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इसके लिए भूमि भी क्रय कर ली गई है। इसमें अनाज सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और गुणवत्ता जांच की जा सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 रिपोर्ट के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ राज्य लैंगिक समानता में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने पिछली बार के मुकाबले अपने अंकों में भी सुधार किया है। वहीं 16 लक्ष्यों में से एक लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने पहले स्थान पर बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ के किस अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। छत्तीसगढ़ के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की नीति आयोग और UNDP ने भी सराहना की है। उन्होंने इस अभियान को सराहना करते हुए इसे देश भर के आकांक्षी जिलों में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक बताया है। दोनों संस्थाओं ने मलेरिया को खत्म करने देश के अन्य आकांक्षी जिलों में भी इस तरह के अभियान संचालित करने की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से मलेरिया को खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो रहे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यह 15 जून से 31 जुलाई तक चलेगी। आपको बता दें कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर को देखते हुए प्रदेश में इस बार इसे छत्तीसगढ़ के कुल 21 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस अभियान से मलेरिया उन्मूलन के साथ साथ एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने तथा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नया एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यह बस्तर के जगदलपुर से 19 किलोमीटर दूर बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उलनार गांव के पास बनाया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन भी तलाश ली है। इस एयरपोर्ट में 3 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। यदि रनवे प्रस्ताव के मुताबिक तैयार होता है
तो बोइंग श्रेणी के बड़े विमान भी इसमें आसानी से उतर सकेंगे। इसमें अत्याधुनिक सुविधा से लैस बड़ी टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट के निर्माण के वक्त इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आसानी से इसे 3C लाइसेंस भी प्राप्त हो सके। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद वर्तमान विमानतल का उपयोग VIP मूवमेंट के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को राज्य का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत गांव घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेगानारको। दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत रेगानार ने छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। यहाँ 100% वयस्क अर्थात 18+ और 45+ की आबादी का टीकाकरण पूर्ण रूप से किया जा चुका है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इसका श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों कोरोना जागरूकता दल को दिया है, जिनके प्रयासों से टीके की हिचकिचाहट के बावजूद पूरे पंचायत में 294 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल किया जा सका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 जारी किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? इसका आंसर है चौथा ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इसके तहत हमारा छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ चौथे ग्रेड में शामिल है। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल ने सर्वोच्च फर्स्ट ग्रेडिंग के साथ डबल प्लस हासिल किया है। वहीं राजस्थान को फर्स्ट ग्रेड प्लस, मध्य प्रदेश को थर्ड ग्रेड जबकि छत्तीसगढ़ को फोर्थ ग्रेड मिला है। यह ग्रेडिंग 70 पैरामीटर के आधार पर जारी होती है। इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, इक्विटी आदि शामिल होते हैं। इस इंडेक्स से स्कूलों की कमियों की जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले इन परिवारों में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44% से अधिक है। वित्तीय वर्ष की शुरुआती 2 महीने अप्रैल और मई में राज्य में ऐसे 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पिछले 2 माह में सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में चौथे स्थान पर और सर्वाधिक परिवारों को रोजगार देने में 6वें स्थान पर, साथ ही लक्ष्य के विरुद्ध काम पूरा करने के मामले में 7वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सियाराम साहू। छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष सियाराम साहू होंगे। राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू को हटाकर उनके स्थान पर थानेश्वर साहू की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ सियाराम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही सियाराम एक बार फिर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे। हाल ही में लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1995 वर्ग किलोमीटर। लेमरू एलिफेंट रिजर्व का क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा इलाके में प्रस्तावित लेमरू हाथी अभयारण्य के इलाके को आधा करने का फैसला किया है। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 3827 वर्ग किलोमीटर से 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक के तहत
अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए वर्ष 2021 एवं 22 के अंतर्गत 25 करोड़ 80 लाख रुपए के कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। अब इसके साथ साथ हम अचानकमार अभयारण्य के बारे में भी जान लेते हैं। अचानकमार अभयारण्य मुंगेली जिला में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर है। अचानकमार अभयारण्य देश के 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इस अभयारण्य को सन 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके बाद सन 2009 में इसे टाइगर रिजर्व में भी शामिल कर लिया गया। इस अभयारण्य में सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं और इसी अभयारण्य में ही राज्य शासन द्वारा बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इको पर्यटन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इको पर्यटन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यह नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर कोंडागांव जिले के केसकाल से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टाटामारी को जिला प्रशासन द्वारा इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत भूपेश बघेल ने टाटामारी स्थित पर्यटन क्षेत्र को राज्य के पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए भूमि पूजन किया है। यहाँ पर्यटकों के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ साथ रुकने के रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 10 कॉटेज बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थानीय ग्रामीणों को टूर गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें टाटामारी के जंगलों व पहाड़ियों में पर्यटकों को घुमाने का कार्य दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण भी पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली बार एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी तक जोड़ते हुए ग्लास ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत कुमार ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार संभाला है। उन्होंने बोर्ड की शाखा प्रमुख की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही सर्किट बोर्ड द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं को जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में। इसका निर्माण मुख्यतः दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के अंतर्गत बेलौदी गांव क्षेत्र में किया जा रहा है और इसकी पहचान वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के रूप में होगी। देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलौदी को बर्ड वाइल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर विभास पांडव व पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर रजत भार्गव बेलौदी पहुंचे थे। उन्होंने पाटन क्षेत्र के वेटलैंड एरिया बेलौदी, अचानकमार, चीचा व सांकरा का निरीक्षण किया। इस बर्ड वाइल्ड सेंचुरी में पाटन ब्लॉक के 4 बांधों को शामिल किया जाएगा। इसमें बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और सांकरा बांध शामिल हैं। इसमें हर बांध की वाटर बॉडी एरिया लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा है, जबकि सिर्फ बेलौदी बांध 185 एकड़ में फैला हुआ है। इस बेलौदी ग्राम क्षेत्र में स्थानीय से लेकर विदेशी पक्षियों की 200 से ज़्यादा प्रजाति देखने को मिलती है। ये बेलौदी बांध में विचरण करते हैं। थोड़ी दलदली भूमि के कारण पक्षियों को यहाँ पर्याप्त खुराक मिल जाती है। यहाँ विलुप्त होती पक्षियों की प्रजाति की मौजूदगी का भी पता चला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए
पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है। यह अकादमी बस्तर जिले में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की युवा पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के दौरान यह बात कही। आपको बता दें कि पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ बस्तर जिला के जगदलपुर के टाकड़ागुड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने एनएसएस के जरिए पर्वतारोहण की शुरुआत की थी। नैना ने 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने और 23 मई को माउंट लोहेत्सो को फतह करने में सफलता प्राप्त की थी। इन दोनों ही चोटियों को फतह करने वाली वे देश की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं एवं एवरेस्ट पर फतह करने वाली वह राज्य की दूसरी महिला हैं। इससे पहले 1993 में भिलाई की सविता धपवाल ने बछेंद्री पाल के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 1500 बिस्तरों की मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल में निजी क्षेत्र की क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा तथा शासन की योजनाओं से मरीजों का इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में इसके लिए 25 एकड़ जमीन आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास खंड से लेकर जिला स्तर तक के शासकीय अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के सभी कलेक्टरों से एक्शन प्लान भी मांगा है। इस अस्पताल के बन जाने के बाद गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किसी को भी राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य के अनेक अस्पतालों से सभी प्रकार के रोगों के इलाजों के लिए सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाल ही में खबरों में आई भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमीनियम उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15%। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमीनियम उत्पादन में 15% योगदान है। इसका कारण यह है कि पिछले 1 दशक में वेदांत समूह ने बाल्को से अर्जित लाभ का लगभग 98% हिस्सा औद्योगिक विकास कार्यों में ही निवेश किया है। आधी शताब्दी के दौरान बाल्को ने देश की सामान्य जरूरतों के लिए धातु की आपूर्ति तो सुनिश्चित की है, बल्कि वैज्ञानिक एवं रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं में अपने महत्वपूर्ण उपस्थिति भी दर्ज कराई है। देश में निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक मिसाइलों में बाल्को के एल्यूमीनियम का प्रयोग हुआ है। साथ ही अंतरिक्ष संबंधी उपकरणों में भी यहाँ के एल्यूमीनियम का प्रयोग हुआ है। आपको बता दें कि बाल्को की स्थापना 24 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका उत्पादन प्रारंभ 1975 से प्रारंभ हुई। इसकी स्थापना हंगरी व रूस के तकनीकी सहयोग से हुई है। वर्तमान में बाल्को संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा सन 2001 में 51% शेयर स्टरलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह बस्तर जिले के जगदलपुर के समीप ग्राम सेमरा में स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना यहाँ 10 एकड़ में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से भारत की संस्था ट्राइफेड की मदद से किया जा रहा है। इस फूड पार्क में बस्तर के सभी लघु वनोपज, इमली, महुआ, काजू से लेकर बस्तर के सभी लघु वनोपज के प्रसंस्करण के लिए 30 से 40 यूनिट लगाई जा रही हैं। इसमें बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया जाएगा। इस फूड पार्क में बस्तर के लघु वनोपज को एक जगह एकत्र कर प्रसंस्करण के बाद तैयार उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने एकड़ में भूमि प्रदर्शन वन निर्मित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 एकड़ में।
छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 10 एकड़ भूमि पर प्रदर्शन वन निर्मित किए जाएंगे। राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर लोगों को इस योजना के प्रावधान और फायदों की जानकारी देने तथा उनकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के निकट प्रदर्शन वन विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को सभी जिला मुख्यालयों के आसपास कम से कम 10 एकड़ की शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। इन चिन्हांकित भूमि पर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के साथ साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में औषधीय पौधों का रोपण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार के उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 9। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम के तहत 9 प्रकार के उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यह राज्य के 14 जिलों में लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के 14 जिलों में 9 प्रकार के उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देगी। ये फसलें हैं अदरक, पपीता, आम, सीताफल, चाय, काजू, टमाटर, हल्दी एवं लीची की। आइए जिले और उनकी फसलों के बारे में जानते हैं। बालोद जिले का चयन अदरक की खेती के लिए किया गया है। सूरजपुर में हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रायपुर और बेमेतरा जिले में पपीता, दंतेवाड़ा जिले में आम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं कांकेर में सीताफल की खेती, जशपुर जिले में चाय का उत्पादन, कोंडागांव जिले में काजू, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़ एवं दुर्ग जिले में टमाटर तथा सरगुजा जिले में लीची की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेजन ऐप पर। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन ऐप पर उपलब्ध होंगे। इससे छत्तीसगढ़ वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूह द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए जा रहे अनेक उपभोक्ता उत्पादों को अब देश विदेश में अच्छा बाजार मिल पाएगा। इस अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे 23 उत्पाद अब इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हाल ही में अमेजॉन के साथ अपने सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। सहेली प्रोग्राम अमेजॉन का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक टीम महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की विशेषता, सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करती है। लघु वनोपज संघ के इन प्रयासों द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को एक बड़ा मार्केट प्राप्त होगा तथा उनके जीविकोपार्जन प्रयासों को दीर्घकालिक स्थायित्व मिलेगा। इसके तहत राज्य के लगभग 13,50,000 वनवासी परिवारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पौधा तुहर दुआर योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी वन विभाग द्वारा।
राज्य में संचालित पौधा तुहर द्वार योजना वन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को लेकर लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और पौधा तुहर द्वार योजना चलाई जा रही हैं। पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वन विभाग ने घर घर पौधा पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7587011614 जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति मैसेज कर अपने घर तक निःशुल्क पौधे मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों को आय का नया जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में किन 2 श्रेणियों के टॉप 10 में जगह बनाई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में। रायपुर स्मार्ट सिटी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में 3 स्टार रेटिंग एवं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के टॉप 10 में जगह बनाई है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर विभिन्न अवार्ड का ऐलान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। इन अवार्ड्स के लिए राज्यों और शहरों को चुनने का आधार शहरी वातावरण, पानी, परिवहन, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को माना जाता है। इसके अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में नगर निगम की सेवाओं और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी आंकड़ों के अनुसार यह रेटिंग प्राप्त हुई है। साथ ही डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में एयर पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन, स्ट्रीट लाइट, जल निकायों, शहरी जलवायु और ठोस अवशेष के आधार पर मूल्यांकन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हेमंत वर्मा को। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसी तरह प्रमोद गुप्ता की नियुक्ति इस आयोग के सदस्य के रूप में की गई है। राज्य शासन ने अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। हेमंत वर्मा वर्तमान में BSES राजधानी पावर लिमिटेड नई दिल्ली में एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं।